बच्चों हिस्ट्री पढ़नी है या मूवी देखनी है? कंफ्यूज मत होइए। चलिए आज आपको पढ़ाते हैं मुगलों का इतिहास एकदम बॉलीवुड स्टाइल में। आपने जोधा अकबर मूवी तो जरूर देखी होगी। उसमें अकबर का रोल प्ले किया था ऋतिक रोशन ने। एकदम डैशिंग हीरो, 6 पैक ऐप वाला, जो प्यार भी समझता था और पॉलिटिक्स को भी स्मार्टली समझता था। इसलिए उसको क्या बोला गया? अकबर द ग्रेट। लेकिन मुगलों का इतिहास सिर्फ अकबर पे ही लिमिटेड नहीं है। मुगलों का इतिहास शुरू हुआ था अकबर के दादाजी से। कौन? बाबर से। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ हमारे भारत में, किसने किया। और आपको अगर याद है, आपने अगर छावा मूवी देखी है तो उसमें औरंगजेब का जो रोल था वो एकदम अपोजिट था। वो एकदम क्रूर था। वो प्यार पे विश्वास नहीं करता था, सिर्फ जंग, लड़ाई। और कैसे फिर उसके बाद मुगलों का पतन होने लगा, उस सब चीज को भी हम ऐसे ही मूवी की तरीके से समझते जाएंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां हम कर रहे हैं आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी का चैप्टर 2, जो आपकी हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। एसएसटी का सेकेंड चैप्टर है और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत को भी मैंने एज एक स्टोरी की तरह आपको पूरा बता दिया था, और उसके बाद मैंने विजयनगर साम्राज्य को भी आपको पूरा बताया था ऐसे ही स्टोरी में। आइए चलते हैं अब मुगल के बारे में पूरा समझते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, मतलब किस मिस्टी क्लासरूम फन स्टाइल में। तो आइए शुरू करते हैं कैसे मुगलों की शुरुआत हुई। द मुगल राइज ऑफ अ न्यू एम्पायर इन इंडिया, बाबर्स अराइवल। अब मैंने आपको बताया कि बाबर के आने से मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। कैसे? अब ये बाबर आया कहां से था, तो एक कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे बुक के पॉइंट्स पर। मतलब कहानी सुनने के बाद हमें पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, और उसको समझने के बाद हम इन पॉइंट्स को भी आराम से समझ लेंगे। बाबर कहां से आया था बच्चों? बाबर आया था उज्बेकिस्तान से, भारत आया। क्यों आया? भारत क्यों आते थे लोग? क्योंकि भारत को उस टाइम पर सोने की चिड़िया बोला जाता था। भारत को बहुत ही समझा जाता था कि भारत के पास सबसे ज्यादा धन दौलत है। तो भारत को लूटने के लिए, यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, मतलब वो सोचते थे कि यहाँ पर हम अपनी जगह बना लेंगे तो हम अच्छा पैसा ऐसे ही कमाएंगे। तो इसी वजह से बाकी सब लोग भी, जैसे बाबर आया ऐसे ही इसी वजह से सब लोग भी आते थे। बाबर भारत आया तो उस टाइम पे भारत में क्या क्या चल रहा था? जैसे आपको याद हो कि दिल्ली सल्तनत वह नॉर्थ साइड में थी। वहां पर सबसे लास्ट जो थे कौन थे? लोधी वंश था। तो उसमें अब्राहिम लोधी का राज चल रहा था। और राजस्थान की तरफ क्या चल रहा था? राजपूताना शासन चल रहा था। और नीचे जहां पर मैंने आपको बताया था, नीचे की साइड जो यहाँ साउथ की तरफ, विजयनगर साम्राज्य अपने पीक पर था जब बाबर भारत आया। तो हर जगह घिरी हुई थी। अब बाबर भारत आया तो उसने भी कुछ जीतने का सोचा। तो सबसे पहले जो भी कोई आता था, दिल्ली सबसे मेन क्या होता था? प्लेस होता था। तो वहां पर वो उसको लूटने का मतलब उस पर अपना कब्जा करने का सोचते थे। तो बाबर ने भी वही सोचा। लेकिन वहां पर किसका राज चल रहा था? जो दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट, जिससे दिल्ली सल्तनत एंड होने लगा था, लोधी वंश का राज चल रहा था। और कौन सा? अब्राहिम लोधी का। अब एक चीज समझिए, बाबर आया था बाहर से, उज्बेकिस्तान से, ठीक है। बाबर एक तुर्क मंगोल रूलर था जो बाहर से आया, और उसने लाया था 12,000 लोगों की सेना लेके आया था। और लोधी के पास थी 1 लाख लोगों की सेना। तो 12,000 की 1 लाख से फाइट कराना, मतलब एक तरफ 12,000 की सेना थी, एक तरफ कितनी थी? 1 लाख की। तो उसको लगा, मतलब जो बाबर के जो लोग थे वो बोलते थे कि मैं वापस लौट जाना चाहिए, उसके पास तो बहुत बड़ी सेना है, बहुत हाथी घोड़े हैं। लेकिन बाबर ने हार नहीं मानी, मतलब बाबर वापस नहीं लौटा। वो कहता था कि अगर हम आए हैं तो हम जीत के ही जाएंगे, हम लड़के ही जाएंगे। तो उधर अब्राहिम लोधी भी देख रहा था कि दोनों सोच रहे थे कि कौन पहले वार करे। जो भी पहले वार करता, मतलब अगर वो लोधी अपनी तरफ से अटैक कर देता तो बाबर को लगता था कि ये मेरी सेना को हरा देगा। तो इसलिए बाबर ने क्या किया, एक छोटी सी ट्रिक कहते हैं, मतलब छोटा सा एक गेम खेला। अपने थोड़े से लोग लोधी की वहां कैंप में जाकर घुसा दिए, और उससे क्या हुआ कि लोधी की जो सेना है
उसके बाबर की सेना के वो लोग कुछ तो मार दिए, कुछ वापस आ गए। अब लोदी को लगा कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी सेना को तो हमने यूं ही, मतलब कुछ लोग भेजे, उसको तो हमने यूं ही हरा दिया, तो अगर हम युद्ध करेंगे तो हम जीत जाएंगे, मतलब बाबर को हरा देंगे। लेकिन वही सोच उसकी गलत थी। यही वो चाहता था बाबर कि सबसे पहले लोदी ही अपनी तरफ से अटैक करे, और उसने उसको उकसा दिया। बाबर ने क्या कर रखा था, रास्ते में सुरंग खोद के रख रखी थी, जहां से वो बैटल करने के लिए आते, एक सुरंग मतलब खाई खोद के रख रखी थी कि अगर कोई जिसकी सेना आएगी तो उसमें गिर जाएगी, उसको निकलने में ही उतना टाइम लग जाएगा, मतलब बहुत सारी सेना तो उसमें ही गिर जाएगी। तो मतलब ऐसे वो ट्रिक्स खेलते थे कि जिससे वो जीत पाए। लेकिन लेकिन क्या हुआ, जब बाबर पर अटैक किया किसने, इब्राहिम लोदी ने, तो उसने अपनी सेना में सबसे आगे रखे थे हाथी। हाथी सोच रहा था वो कि हाथी में सबसे आगे रखूंगा तो बाबर की सेना को तो वो कुचल देंगे। लेकिन गलती हो गई, वहां भी गलती हो गई, क्योंकि बाबर अपने साथ लेकर आया था, बाबर अपने साथ लेकर आया था नई नई टेक्नोलॉजी, तोप लेकर आया था, गन पाउडर थे उसके पास, बहुत सारी तरीके की टेक्नोलॉजी थी जो लोधी को पता ही नहीं था। लोधी अपने सिर्फ तलवार हाथी घोड़े इन सबसे लड़ता था और उनसे लड़ना जानता था। तो जब हाथी आए आगे तो पहले तो आधी सेना तो उसमें ही गिर गई। जितना उसको टाइम उसमें से निकलने में लगा, बाबर ने अटैक करना शुरू कर दिया। अब जब हाथी सबसे आगे थे तो क्या हुआ, जैसे ही तोप चली, हाथी सारे अपना संतुलन ही खो बैठे। जो तेज आवाज से, बंदूकों गोली की आवाज से हाथी संतुलन खो बैठे और उसने अपनी ही सेना को मार दिया। मतलब हाथी जो थे वो उल्टा भागने लगे, इधर उधर भागने लगे, उन्होंने अपनी ही आधी सेना नष्ट कर दी। तो ये बताया जाता है, ये पढ़ा गया है, मतलब ये बताया गया था कि जब हाथी अपनी ही सेना नष्ट कर दी तो तब क्या हो गया, इब्राहिम लोधी हार गया, मतलब बैटल हार गया और बाबर जीत गया। वो हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, मतलब जिसको लोधी के साथ जो हुआ था उसको बोला गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526 में हुआ था। तो वो हार गया इब्राहिम लोधी और बाबर ने अपना मुगल साम्राज्य स्थापित कर दिया। कहां, जहां पर वो चाहता था। ठीक है, तो यहां पर दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था और कौन आ गए थे, मुगल्स आ गए थे। ठीक है, यहां तक ये स्टोरी आई होप समझ में आ गई होगी कि कैसे बाबर भारत आया और कैसे उसने इब्राहिम लोधी को हराकर अपना मुगल साम्राज्य स्थापित किया। तो चलिए पढ़ते हैं बुक के पॉइंट के, बुक में क्या क्या बताया गया है। बाबर्स अराइवल, दिल्ली सल्तनत वीकेंड इन अर्ली 16th सेंचुरी। अर्ली 16th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत वीक होने लगी थी। बाबर क्या था, तुर्क मंगोल रूलर था और डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, मतलब जो तैमूर के बारे में मैंने आपको बताया था उसी का वंशज था। डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और उसने क्या किया, जैसे अभी मैंने आपको स्टोरी बताई कि पहला पानीपत का युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या उसका रीजन, क्या उसका रिजल्ट निकला कि उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया पहले फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। ये सन भी याद रखिए। सबसे पहले उसने यूज किया था यूज ऑफ गन पाउडर, आर्टिलरी एंड मैचलॉक गन न्यू इन इंडिया, जो इंडिया में नई थी, मतलब वो उससे पहले इंडिया में यूज नहीं करी गई थी, इंडिया के लिए नई चीज थी, तो वो सबसे पहले यूज की बाबर ने। फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर लीड, अब उसके बाद जब वो हार गए इब्राहिम लोधी तो उसने अपना साम्राज्य वहां पर स्थापित कर दिया, मतलब मुगल साम्राज्य। आइए पढ़ते हैं बाबर और इंडिया के बारे में। अब बाबर सिर्फ युद्ध, मतलब उसने युद्ध ही नहीं किया, वो एक राइटर भी निकला। उसने लिखी अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा। ठीक है, वैल्यूएबल सोर्स है, इससे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। अगर उसने बाबरनामा लिखी तो वो बाद के लोगों को पढ़ने को मिली तो वो उस टाइम को और अच्छे से समझ पाए, मतलब उसने अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी उसमें लिख रखी थी बाबरनामा में। इंटरेस्टेड था वो किस में, आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड था, मतलब अगर मुगल भारत नहीं आए होते तो हमारी जो आपको ये देखने को मिलती है, बहुत सारी इमारत, ताजमहल है, लाल किला है, बहुत सारी चीजें तो उन्होंने बहुत गलत तरीके से बनाई कि मंदिर तोड़कर अपनी मस्जिद बना दी, बहुत सारी चीजें गलत तरीके से करी और बहुत सारी चीजों उनको आर्किटेक्चर में उनका इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसे ही बनवाई। पोएट्री में भी इंटरेस्ट था उसका, एनिमल्स में भी था, प्लांट में भी था, तो ये सब मिलता है बुक में, बाबरनामा में। ब्रुटल कॉन्करर था वो, एक मतलब क्रूर राजा था, क्रूर शासक था। मास किलिंग, टार्स ऑफ स्कल,
फेल्ट इंडिया हैड फ्यू चार्म बट प्राइज्ड। उसको ऐसा लगता था कि इंडिया का जो इंडिया का मौसम है या इंडिया का एनवायरमेंट है, जो इंडिया का क्लाइमेट है, उसको नहीं अच्छा लगा, क्योंकि वो वहां पर आकर, भारत आकर बीमार हो गया था, बहुत बीमार हो गया था, तो इसलिए उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी मतलब उसको वहां का क्लाइमेट अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वो वहां रुका, क्योंकि उसको वहां की वेल्थ, गोल्ड और सिल्वर, मतलब वहां पर ज्यादा धन दौलत थी। हेल्दी क्लाइमेट ड्यूरिंग मानसून, स्किल आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन, वहां पर बहुत ही ज्यादा स्किल्ड जो वो युद्ध में यूज करते थे, तलवार आदि जो उनकी सारी चीजें होते थे, वो सारे क्राफ्टमैन और आर्टिसंस वहां पर बहुत ही अच्छे थे इंडिया में, इसलिए वो रुका। डिसाइडेड टू स्टे एंड रूल इन इंडिया, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं इंडिया में ही रुकूंगा और यहां पर ही रूल करूंगा। ये तब, जबकि उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो कुछ टाइम बाद ही मर गया था। आइए देखते हैं कितने टाइम तक उसने शासन किया। पहले ये देख लेते हैं कि बाबर ने, ये बाबरी मस्जिद है, ये बाबरी मस्जिद, ये बहुत ही विवाद में रही थी, जिसका जो कहा जाता है कि मतलब यहाँ पर पहले मंदिर था जिसको तोड़वाकर बाबर ने यहाँ पर मस्जिद बनवाई, बाबरी मस्जिद। अब इसे फिर से तोड़वाकर राम मंदिर, अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया गया है, वो इसे ही तोड़वाकर राम मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। तो ये बहुत ही विवादों में रही। अब ये है आगरा का आराम बाग, ये भी बाबर ने ही बनाया था। तो कुछ पिक्चर्स मैंने ऐसे ऐड की है जो जो उन लोगों ने बनवाई थी, आर्किटेक्चर का काम किया था, तो मैंने यहाँ सारी पिक्चर्स ऐड की हैं। आइए देखते हैं, थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट स्ट्राइक यू द मोस्ट इन बाबर्स इंप्रेशन ऑफ इंडिया। आपको मतलब क्या स्ट्राइक करता है कि बाबर पर इंडिया का क्या इंप्रेशन पड़ा जिससे वो इंडिया में रुक गया? क्या अभी मैंने आपको बताया था, बाबर फाउंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया, उसको अलग लगता था सेंट्रल एशिया से। ही डिसलाइक समथिंग, उसको बहुत सारी चीजें बुरी लगती थी, बट एडमायर्ड इट्स वेल्थ, आर्टिसंस एंड क्लाइमेट। दिस शो व्हाई ही चूज टू बिल्ड हिज एम्पायर है। तो लेकिन उसने एडमायर किया यहाँ की धन दौलत को, यहाँ के क्राफ्टमैन को जो सारी चीजें बनाते थे, और इसलिए उसने यहाँ पर अपना जो एम्पायर है उसको बना लिया। आइए चलते हैं, आफ्टर बाबर हुमायूंस स्ट्रगल। अब बाबर अभी देखा था, जैसे आपको पता 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है, 1526 में, जो अभी मैंने आपको बताया था। और बाबर मर गया 1530 में, तो 4 ही साल वो जिया इंडिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद। वो सिर्फ 4 ही साल जिया, इसलिए वो अपना इंडिया को मतलब फ्रेंडली नहीं बताता है कि यहाँ का एनवायरमेंट मुझे सूट नहीं किया, वो ऐसे बताता है। तो वो जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। उसका जो बेटा था सन हुमायूं बिकम एम्पायर, अब उसके बाद उसका बेटा हुमायूं बना। लेकिन हुमायूं नाम का मतलब तो है लकी, लेकिन सबसे अनलकी निकला वो। कैसे? उसने फेस की डिफिकल्टीज होल्डिंग एम्पायर, एम्पायर को होल्ड करने में उसे बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, क्योंकि उसके टाइम पर शेर शाह सूरी, जो एक अफगान रूलर था, शेर शाह सूरी, डिफीटेड हिम, उसने उसको डिफीट कर दिया। अब शेर शाह सूरी ये कौन था? आप अगर दिल्ली से आगरा की तरफ गए होगे तो क्या देखा होगा आपने? क्या देखा होगा? उस एक जीटी रोड वो किसने बनवाई थी? वो इसी शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। तो इसने इसको डिफीट कर दिया और बुल्ड सूर एम्पायर, और सूर एम्पायर को बना लिया। मतलब यहां पर उसने बाबर के जो बेटा था हुमायूं, उसको डिफीट कर दिया, हरा दिया, मतलब मारा नहीं, हराया सिर्फ, और अपना शासन वहां पर बना लिया। बच्चों जो हिस्ट्री में यही होता था कि शासन चल रहा है, तो एक तो उसके जो बच्चे होते हैं उनके मरने के बाद उनको मिलता है। अब बच्चे भी 2-3, तो वो भी आपस में लड़ाई करते थे कि हमें मिले, मतलब उनके पिताजी चाहते थे कि किसी को और को मिले, और कोई आके अपने भाइयों से ही लड़ जाता था। ऐसे भी अभी आगे आएंगे, कोई बाहर से आता था और उस साम्राज्य में अपनी वहां युद्ध करता था कि हम यहाँ पर अपना साम्राज्य बनाए। तो ऐसे ही मतलब एकदम नेटफ्लिक्स ड्रामा की तरह हिस्ट्री पूरी चली है। नेटफ्लिक्स ड्रामे भी फेल है, मतलब इतना ज्यादा जो हीरो विलन ये सब नेटफ्लिक्स के ड्रामे भी नहीं थे जितने हिस्ट्री में थे। तो आइए चलते हैं, शेर शाह सूरी ने किसको हरा दिया? हुमायूं को हरा दिया। शेर शाह सूरी ने क्या क्या किया? एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, रोड एंड पोस्टल सिस्टम, रोड बनाई और पोस्टल सिस्टम शुरू किया इंडिया में पहली बार, ठीक है। रुपी एज करेंसी, मतलब करेंसी में रुपए को सबसे पहली बार उसी ने
शुरू किया। एम्पायर वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन फिर भी उसका एम्पायर बहुत ही कम टाइम के लिए था। जो सूर एम्पायर जो उसने बनाया था बहुत ही छोटे समय के लिए चला। क्योंकि क्या होता था बच्चों की छोटे समय के लिए क्यों चलता था कि या तो कोई लड़ाई करके उसको हरा देता था तो वो छोटे टर्म के लिए चला, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसको बच्चों को मिल जाता था, या फिर मतलब कुछ और दूसरे आकर वहां पर हक कर लेते थे। तो इसलिए इसका जो चला वो शॉर्ट टर्म के लिए चला। लेकिन आप मतलब पूरा मुगल साम्राज्य 300 साल से भी ज्यादा तक चला था। तो समझ लीजिए कि कितने लंबे टाइम तक इन्होंने भारत में अपना रूल जमा के रखा। अब हुमायूं ने ये बनवाया था, हुमायूं टॉम्ब का ये पिक्चर है, ये हुमायूं ने बनवाया था। इससे पता चलता है कि मुगलों को आर्किटेक्चर से बहुत ही ज्यादा प्यार था। वो बिल्डिंग्स, इमारतें ये सब बनवाते रहते थे। बनाते तो इंडिया के लोग ही थे, लेकिन वो जैसे क्या करते थे, बनवाने का काम करते थे। ठीक है, आइए चलते हैं रिटर्न ऑफ हुमायूं। मतलब हुमायूं को हराया था, उसने हुमायूं को हराया था, मारा नहीं था। तो कहीं तो वो था, भाग गया था। तो उसका वापसी कब हुई? जब शेरशाह सूरी मर गया। शेरशाह सूरी की डेथ के बाद हुमायूं ने फिर से अपना दिल्ली पर रिगेन कर लिया, वापस आ गया दिल्ली। ठीक है, लेकिन अब भी उसको एक नए चैलेंजेस देखने फेस करने पड़े। वो कौन थे? हेमचंद्र विक्रमादित्य। अब ये हेमू कौन था? ब्रिलियंट जनरल था, कैप्चर्ड दिल्ली। उसने दिल्ली को कैप्चर करना चाहा, डिक्लेयर्ड किंग, और अपने आप को दिल्ली को कैप्चर किया और अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया। मतलब हुमायूं का जो पूरा टाइम था वो कैसे निकला? पहले उसको शेरशाह सूरी ने हरा दिया और फिर वो भाग गया। अब फिर जब शेरशाह सूरी मरा, उसने सोचा मैं फिर से दिल्ली पर अपना रूल ओवर कर दूंगा, लेकिन फिर वहां पर हेमू ने उससे लड़ाई की और अपने आप को वहां पर हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपने आप को वहां का किंग डिक्लेयर कर दिया। अब आता है अकबर। अकबर कौन था? अकबर था हुमायूं का बेटा। एक आपने एड देखा होगा, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। तो ऐसे ही करके बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का अकबर। मतलब मैंने जैसे आपको बताया था, अकबर के दादाजी से ये कहानी शुरू हुई। अकबर वर्सेस हेमू। अब अकबर था बहुत छोटा, मतलब 12 साल का था अप्रॉक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को सारी चीज देखनी पड़ी। 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें हेमू फॉट ब्रेवली बट वॉज इंजर्ड। हेमू की लड़ाई हुई अकबर से, लेकिन ब्रेवली लड़ा हेमू, लेकिन वो हार गया। कैसे हारा? वो इंजर्ड हो गया, उसकी आंख में जाकर तीर लग गया। ये सीन आपने जोधा अकबर में जरूर देखा होगा, जब एक छोटे 12 से 13 साल के बच्चे ने 13 साल के अकबर ने कैसे मतलब 13 साल के अकबर के रूल में कैसे उसकी जो सेना ने उस तीर मारा था और वो जाकर हेमू की आंख में लगा था, वो इंजर्ड हो गया था। कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय अकबर्स फोर्स। उसको अकबर की फोर्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया। अकबर बाबर का ग्रैंडसन था, मतलब बाबर का पोता था। बिकम एम्परर। अब अकबर राजा बन गया था, सबसे छोटा राजा। मुगल फर्मली एस्टैब्लिश इन दिल्ली। फिर से मुगल आ गए दिल्ली में। मतलब बीच बीच में लड़ाई के साथ मुगल जाते भी रहे थे। पहले शेरशाह सूरी ने हराया था, फिर हेमू ने, मतलब हुमायूं के राज पर ये 2 बार जा चुका था, लेकिन फिर से अकबर ने हेमू को हराकर अपना मुगल साम्राज्य फिर से स्थापित कर लिया। चलते हैं आगे। अकबर द यंग एम्परर। सबसे यंग एम्परर, पूरी कहानी अगर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो ऐसा नहीं है कि बच्चों टीवी या मूवी देखना हर टाइम गलत बात है। अगर हम रिलेटेबल मूवी देखेंगे, अच्छी मूवी देखेंगे जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, तो वो अच्छी बात है। अकबर के बारे में वहां पर हमें देखने को मिला। उन मूवी को देख के हमें इजीली समझ में आ जाता है, क्योंकि हम पिक्चर्स को अच्छी तरह से याद रखते हैं। अकबर जो सबसे छोटा था, बिकम एम्परर एट एज 13 की एज में, 1556 में वो वहां का एम्परर बन गया था। आफ्टर हुमायूंस डेथ, हुमायूं के मरने के बाद। अर्ली चैलेंजेस क्या क्या आए उसके साथ? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हो गया, जो उसने हेमू के साथ लड़ा, जो कि वो जीत गया, जो अभी मैंने आपको बताया था। रेन लास्टेड नियरली 50 ईयर, और उसने 50 साल तक राज किया। 50 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। उसने 50 साल तक अपनी मुगल साम्राज्य को वहां पर जमा के रखा। अर्ली क्विंकिस्ट, हार्श मिलिट्री कैंपेन्स सेक ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट। मतलब उसने चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर भी उसने क्या क्या चीजें की। उसके पास जब वो कम एज का था, तो उसके अर्ली जो उसकी लाइफ में चीजें आई, उसने चित्तौड़गढ़ फोर्ट 1567 में
पर घेराबंदी करा ली थी। ऑर्डर्ड massacre of 30,000 civilian after victory, send messages of victory, destruction of temples, spread of Islam। उसने फिर क्या किया कि विक्ट्री का मैसेज चारों तरफ फैलाया, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स किए और अपना इस्लाम को फैलाया। अकबर स्ट्रेटेजी फॉर एम्पायर बिल्डिंग। अब देखिए अकबर ने क्या सोचा, अगर मैं लड़ाई से ही काम करूंगा तो मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाऊंगा। उसने अपना दिमाग चलाया, वो डिप्लोमेसी से खेला। कैसे? उसने देखा इंडिया में हर तरीके के रिलीजन के लोग हैं, अगर मैं सिर्फ मुस्लिम मतलब अगर मैं सिर्फ ऐसी ही चीज करूंगा जो एक ही रिलीजन को फॉलो करें या सबसे बस युद्ध करूंगा तो मैं यहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिक पाऊंगा और बहुत ज्यादा साम्राज्य मेरा नहीं हो पाएगा। उसने खेला डिप्लोमेसी से। कैसे? मतलब उसने क्या किया, वो बिलीव करता था अ मोनार्च शुड ऑलवेज सीक कॉन्क्वेस्ट, यूज्ड बोथ वारफेयर एंड डिप्लोमेसी। वो वार करके भी खेला, उसने वार भी किए, लेकिन वो डिप्लोमेसी से भी खेला। डिप्लोमेसी से उसने क्या क्या काम किए, क्या क्या करा? उसने मैरिज अलायंस विद राजपूत प्रिंसेस, जो अब उसने सोचा कि दिल्ली सल्तनत में तो मुगल का राज हो गया है, मतलब जहां पर दिल्ली थी वहां पर तो मुगल का राज हो गया है। अब वो राजस्थान की तरफ जहां पर राजपूत शासन चल रहा था वहां पर भी उसने अपना हक जमाने का सोचा कि मैं अपना साम्राज्य वहां तक बढ़ा लूं। तो हर टाइम लड़ाई से ही नहीं काम चल के उसने क्या किया कि वहां की राजपूत की जो प्रिंसेसेस हैं उनसे शादी करना शुरू किया। अब शादी होती थी उस टाइम पे तो जो राजा महाराजा होते थे अपनी बेटी को दहेज में साम्राज्य ही दे देते थे कि इतना एरिया मैंने अपनी बेटी को दहेज में दे दिया। तो वो वाली चीज अकबर को मिलती चली गई। वेलकम रिलीजन लीडर्स इनटू हिज कोर्ट, और अपने कोर्ट में हाई पोस्ट पर भी उसने अलग अलग रीजन के लोगों को भी रखा, सिर्फ मुस्लिम को ही नहीं हिंदू को भी, अलग अलग रीजनल लीडर्स को भी रखा। पॉलिटिक्स ऑफ टॉलरेंस। अब एबोलिशेस जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, और जो नॉन मुस्लिम पर जजिया टैक्स लग रहा था उसको भी उसने हटा दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ये टैक्स हटा दूंगा तो जो और अलग रिलीजन के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, मतलब अदर नॉन मुस्लिम जो है वो भी मुझे सपोर्ट करने लगेंगे, तो उसने जजिया कर हटा दिया। प्रमोटेड की कुल पीस विद ऑल, उसने प्रमोट किया कि शांति सबके लिए, उसने ये इसको प्रमोट किया। रिलीजियस टॉलरेंस एंड इंटरफेथ डायलॉग्स दिए। अपॉइंटेड हिंदूज टू हाई ऑफिस, हिंदूज को भी हाई ऑफिस में अपने हाई पोस्ट पर रखा, हिंदू को भी अपॉइंट किया। तो इस तरीके से उसको इस तरीके से इन सब चीजों से पता चलता है कि उसने डिप्लोमेसी से भी खेला, सिर्फ युद्ध से ही नहीं खेला। कल्चरल कंट्रीब्यूशन उसने क्या दिया, इलिटरेट था बट वो क्यूरियस था नॉलेज के लिए, वो पढ़ा लिखा नहीं था अकबर, लेकिन वो नॉलेज के लिए हमेशा क्या रहता था, क्यूरियस रहता था। सेटअप हाउस ऑफ ट्रांसलेशन एट फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी ने उसमें सेटअप किया हाउस ऑफ ट्रांसलेशन का। संस्कृत जो टेक्सेस थे उसको ट्रांसलेट कराया पार्शियन में, जैसे महाभारत है, रामायण है, भागवत गीता, पंचतंत्र। वो ही चाहता था कि हर तरीके के लैंग्वेज की बुक की नॉलेज हर सबको हो, तो इनके उसने ट्रांसलेटर भी वहां पर ट्रांसलेट किए। अकबर्स लीगेसी, एम्पायर ग्रेटली एक्सपेंड। मैप में देखेंगे भी जो एम्पायर था वो एक्सपेंड होने लगा था, क्योंकि कुछ शासन वो राजपूतों की तरफ से दहेज में ले चुका था, कुछ चीजें वो जीत चुका था, लेकिन अभी साउथ में उसका कोई हक नहीं, मतलब साउथ में वो कुछ नहीं जमा पाया था। मिडिल पीरियड, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। लेटर ईयर में क्या हुआ, फ्रेश कैंपेन्स इन डेक्कन, कश्मीर एंड सिंध, अफगानिस्तान। बाद में उसने क्या किया कि मतलब वो धीरे धीरे चाहता था कि वो डेक्कन में, कश्मीर में, सिंध और अफगानिस्तान में भी अपना रूल ओवर कर पाए। रिमेंबर एज बोथ कॉन्करर एंड रिफॉर्मर, उसको एक कॉन्करर के रूप में भी जाना जाता है और रिफॉर्मर के भी जाना जाता है, उसको बोला जाता है अकबर द ग्रेट। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं जो उसने बनवाई थी, किसने, अकबर ने। तो यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर ऐड करी है। ये आगरा का है किला, यहाँ पर ये अकबर ने बनवाया था। ये बच्चों फतेहपुर सीकरी, उसने पूरा शहर ही बनवा दिया फतेहपुर सीकरी। तो ये वो है, ये बुलंद दरवाजा है जहां पर फतेहपुर सीकरी से एंट्री करते हैं, मतलब ये मेन गेट है, ये वही चीज है जो यहाँ पर बनी हुई है। तो ये दरवाजा है, यहाँ से इसके अंदर एंट्री करते हैं। तो ये पूरी किसने बनवाई थी, अकबर ने। आइए चलते हैं आगे, जहांगीर। अब आते हैं एक आशिक मिजाज राजा पे। जहांगीर कौन थे, अकबर के बेटे। ठीक है, क्योंकि बेटे मतलब जैसे क्या हो रहा है कि बाप के बाद बेटा राज करता जा रहा है। तो ये एक सलीम नाम से आपने बहुत सुना होगा, सलीम कौन सी पिक्चर थी, मुगले आजम।
उसमें जहांगीर का रोल प्ले हुआ है सलीम का, जिसमें अनारकली और सलीम, जिसमें कौन सा गाना था, जब प्यार किया तो डरना क्या, जो आप सबने जरूर सुना होगा। मतलब वो पुराने टाइम की मूवी थी, पुराना गाना था, लेकिन आज भी वो ट्रेंड में चलता है। तो जहांगीर कैसा था, एक आशिक मिजाज राजा था। वो उसको प्यार था आर्ट से, नेचर से और आर्किटेक्चर से। पैट्रन ऑफ मुगल पेंटिंग एंड कल्चर, उसने मतलब बहुत सारी मुगल पेंटिंग्स बनाई। ट्राई टू एक्सपेंड एम्पायर इन डेक्कन, उसने ट्राई किया कि अपने एम्पायर को डेक्कन में एक्सपेंड कर पाए, क्योंकि हर कोई राजा जब बनता था वो यही चाहता था कि अपने साम्राज्य को और बढ़ाए, वो और शक्तिशाली बनाए, और सारी चीजों को अपने लिए ऐड करता चला जाए। अब आते हैं शाहजहां। शाहजहां का नाम आपने सबने सुना होगा। ताजमहल का नाम आते ही शाहजहां का नाम अपने आप ही दिमाग में आ जाता है, क्योंकि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। तो ये भी थोड़ा ऐसे ही राजा था कि मतलब आर्किटेक्चर में बिलीव करने वाला। इसने और भी बहुत सारी बिल्डिंग बनवाई। इसने अपनी बीवी के लिए, इसने अपनी क्या बोलते हैं, बेगम के लिए ताजमहल बनवाया, मुमताज महल के लिए। और ये सेंटेंस हर किसी छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा कि ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में, इनको भी जान लेते हैं, शाहजहां के को भी जान लेते हैं, हीरो ने क्या क्या किया और कैसे कैसे कितने टाइम तक इन्होंने रूल किया। चलते हैं। नोन एज द आर्किटेक्ट एम्पायर, इनको एक आर्किटेक्ट एम्पायर के रूप में ही जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चर का काम करवाया। बोल ताजमहल फॉर हिज वाइफ मुमताज महल, मुमताज महल अपनी वाइफ के लिए ताजमहल बनवाया। बोल्ड रेड फोर्ट, दिल्ली और आगरा में जो रेड फोर्ट है वो भी इन्होंने बनवाए। पीरियड मार्क द पीक ऑफ मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यहाँ इस टाइम के जो पीरियड, शाहजहां का जो पीरियड था, जो इस टाइम को क्या बोला जाता था कि ये इस टाइम पर मुगल आर्ट और जो आर्किटेक्चर था वो पीक पर था। मतलब बहुत सारी चीजें उसी टाइम पर बनाई गई थी शाहजहां के टाइम पर। आगे देख लीजिए, ये रेड फोर्ट है जो आप सबने देखा होगा। ये ताजमहल है, ये भी किसने, शाहजहां ने बनवाया था। एक प्यार की निशानी, जैसे आजकल मतलब जो लव बर्ड्स होते हैं, या आपके मम्मी पापा भी, जब मम्मी भी कभी कभी बोल देती है कि शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनवा दिया, आप मेरे लिए क्या करोगे, तो इस टाइप से आपने बहुत सुना होगा। तो यही ताजमहल और इसी शाहजहां की बात लोग करते हैं। मुगल्स कल्चरल लीगेसी, फ्लावरिंग ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, कैलियोग्राफी, क्लासिकल म्यूजिक, आर्किटेक्चर, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं टॉम्ब। मतलब बहुत सारी चीजें मुगल के जो टाइम पर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। मिनिएचर पेंटिंग्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में थी, मतलब बहुत ज्यादा बनाई गई। कैलीग्राफी, लैंग्वेज को चेंज करना, क्लासिकल म्यूजिक और आर्किटेक्चर, जो ये सारी चीजें मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाते जा रही हूँ जिससे आप रिलेट कर पाए। अगर आप वहीं के हैं तो आप इजीली इनको समझ पाएंगे। अगर आप वहां के नहीं भी है और आप कहीं कभी घूमने भी गए हैं तो ये सारे क्या है, टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर सब देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आपने ये देखा होगा। और अगर आगे से उस सिटी में जाने का प्लान करो तो इन चीजों को जरूर देख के आना। आइए चलते हैं, थिंक अबाउट इट। Why did Akbar mix diplomacy with warfare instead of only using military like earlier ruler? अकबर ने डिप्लोमेसी को क्यों मिक्स कर दिया वार के साथ? मतलब वो सिर्फ वार भी तो कर सकता था जो पहले रूलर करते थे। पुराने रूलर क्या करते थे, सिर्फ लड़ाई से ही जीतते थे। उसने लेकिन डिप्लोमेसी से भी खेला, ऐसा क्यों किया? Because he understood that India was full of different culture, religion and powerful local rulers. वो समझ गया था कि इंडिया में सिर्फ एक ही तरह के लोग नहीं है, अलग अलग तरह के कल्चर हैं, अलग अलग तरह के रिलीजन्स हैं और पावरफुल लोकल रूलर्स भी है जो वहां पर रूल कर रहे हैं। If he used only war, people would rebel. अगर वो सिर्फ वार ही करता तो लोग क्या करते, उससे युद्ध करते, लड़ाई करते, उसके अगेंस्ट जाते। By using डिप्लोमेसी का यूज करके, जैसे मैरिज अलायंस किए, गिविंग इंपॉर्टेंट पोस्ट टू लोकल लीडर्स, मतलब इंपॉर्टेंट पोस्ट दी लोकल लीडर्स को। He wants people's trust, उसने लोगों का विश्वास जीत लिया। This made his empire stronger and more stable for a long time. इसी से उसका एम्पायर स्ट्रॉन्ग बना और लंबे टाइम के लिए उसका एम्पायर चला। मतलब 50 साल तक उसने भी रूल ओवर किया, उसके बाद उसके बच्चे आए, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक वो वहां पर अपना कब्जा रखा, क्योंकि जब वो अच्छे से खेलता तो मतलब लोग उसके अगेंस्ट कम होते थे, डिप्लोमेसी से खेलता था। तो आइए चलते हैं आगे देखते हैं। थिंक अबाउट इट, यहाँ मैंने सारे थिंक अबाउट इट और डिड यू नो वाले सारे फैक्ट यहाँ पर ऐड किए हैं, तो आप उन्हें भी देखते चलिए, उनके क्वेश्चन के आंसर भी बताए हैं।
हाउ डिड मुगल आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट देयर पावर एंड वेल्थ? कैसे मुगल आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट करता है उसकी पावर और वेल्थ को? मुगल बिल्डिंग्स लाइक द ताजमहल, रेड फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी वर नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, मतलब ये जो सारी बिल्डिंग्स हैं ये सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं है, दे वर सिंबल ऑफ पावर, ये पावर का सिंबल भी है। द ह्यूज साइज, मतलब कितने बड़े बड़े साइज में वो चीज बनाई गई, कितने एक्सपेंसिव मार्बल्स वहां पर यूज किए गए, फाइन कार्विंग्स की गई, परफेक्ट डिजाइन थे जो शो करते हैं दैट डिजाइन शोड दैट द मुगल हैड ग्रेट वेल्थ। वो अब इस टाइम पर इतनी धन दौलत किसी के पास है कि वो अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनेगा, होगा बहुत लोगों के पास, लेकिन मिडिल क्लास और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इजीली वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक छोटा सा घर बनाने में भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो उस टाइम पर ये पता लगाते थे कि उनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ थी, आर्टिस्टिक थे, टेस्ट उनका कितना अच्छा था, मतलब वो कितना अच्छे अच्छे डिजाइन वो बनवाते तो वही थे, बनाते तो इंडिया के लोग थे लेकिन बनवाते वो लोग थे। तो उनका टेस्ट और उनका द एबिलिटी ऑफ कंट्रोल थाउजेंड ऑफ स्किल वर्कर, मतलब उनमें एबिलिटी थी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए बहुत सारे वर्कर्स चाहिए, उनके पास एबिलिटी थी कि वो इतने वर्कर्स को, स्किल्ड वर्कर को कंट्रोल कर पाए। द आर्किटेक्चर वाज अ वे ऑफ सेइंग लुक हाउ पावरफुल द रिच वी आर। जो आर्किटेक्चर था वो ये कहने का तरीका था, वो इसलिए तो बनवाए थे कि आगे के लोग उनको देख पाए, मतलब बाद के लोग उनको देख पाए और उनको याद रख पाए कि ये किसने बनवाया था, इसलिए ही तो बनवाते थे। तो वो ये क्या चाहते थे कि लुक हाउ पावरफुल एंड रिच वी आर, हम कितने पावरफुल और कितने रिच हैं। मतलब उस टाइम की बिल्डिंग पर, उस टाइम की बिल्डिंग्स में, हर चीज में जो सारे ये सब चीज महल वहल बनवाते थे तो इतना स्ट्रॉन्ग चीजें लगती थी, मार्बल्स थे, उस टाइम के पत्थर थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे कि आज तक भी वो इमारत वैसी की वैसी ही है। आइए चलते हैं, अब आते हैं औरंगजेब पर, राइज टू पावर। अब यहाँ पर कहानी शुरू हो गई कौन सी? छावा मूवी की। यहाँ पर हम छावा मूवी में एंट्री कर चुके हैं, अकबर वाले, शाहजहां वाले सबसे निकल के। अब ये औरंगजेब कौन था? औरंगजेब भी शाहजहां का बेटा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा, ये बहुत, जैसे अकबर ने डिप्लोमेसी से काम किया, प्यार के साथ भी काम दिखाया, ये सबसे ज्यादा क्रूर शासक था, सबसे ज्यादा क्रूर शासक था जिसने बहुत ही ज्यादा ऐसी चीज दिखाई कि एक तो अपने भाइयों से लड़ गया अपना शासन लेने के लिए, और ऊपर से अपने जो पिताजी हैं उनको क्या कर दिया, आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया, आगरा फोर्ट में उनको बंद कर दिया, कैद कर दिया, ताकि वो कुछ बोल नहीं पाए, मतलब अपने और दूसरे बेटों के लिए नहीं बोल पाए, लड़ नहीं पाए, इसलिए उनको बंदी बना लिया। तो ये बहुत ही क्रूर शासक था। शाहजहां वांटेड हिज एल्डेस्ट सन दारा सिको एज सक्सेसर। अब शाहजहां चाहते थे, जैसे हर उसमें होता है कि सबसे बड़ा बेटा राजगद्दी पर बैठे, जैसे आपने राजा महाराजों की कहानी में भी सुना होगा कि राजा के मरने के बाद उसका सबसे बड़ा बेटे को उसका वहां का हकदार बनाया जाएगा, तो वो भी वही चाहता था कि दारा शिकोह बैठे। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ऐसा नहीं चाहता था, वो चाहता था कि मुझे यहाँ पर बिठाया जाए, मैं राजगद्दी पर बैठूं। तो उसने क्या कर दिया, दारा शिकोह को हरा दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब उसने क्या किया, अब एक तो उसको हरा दिया, वहां से निकाल दिया, और उसने अपने पापा शाहजहां को आगरा फोर्ट में बंदी बना लिया। ठीक है, तो ऐसा भी पढ़ा जाता है, ऐसा भी बताया गया है कि अपने भाई को हराने के बाद वो उसका सिर कटवा के अपने पापा के पास लेके गए थे, मतलब शाहजहां के पास लेके गए थे दिखाने के लिए। क्राउंडेड हिमसेल्फ एम्परर इन 1658। उसने क्या किया, औरंगजेब ने अपने आप को क्राउन, खुद से ही अपना क्राउन पहना लिया, पापा को तो बंदी बना लिया, भाई को हरा दिया, मार दिया, तो उसने अपने आप को ही क्राउन पहनाया 1658 में, और अपने आप को आलमगीर की उपाधि दे दी। आलमगीर, द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व का विजेता, अपने आप को ही उपाधि दे दी और अपने आप को ही राजा घोषित कर लिया। और उसने भी रूल किया 49 ईयर्स, मतलब आप समझिए आप कि 50 ईयर्स तो मैंने आपको अकबर का बताया था। ठीक है, अकबर ने क्या किया था, बहुत अच्छे से मतलब प्यार से भी काम लेकर चला था। अब ये क्रूर शासक था, इसने 49 ईयर्स, मतलब 1 साल कम ही उससे काम किया, तो इसने अब कितनी क्रूरता दिखाई होगी। आइए पढ़ते हैं उसके बारे में कि ये जो एक विलन टाइप आया, विलन टाइप राजा बन के आ गया, तो इसने अपनी जनता पर कितनी क्रूरता दिखाई। उसने भी आर्किटेक्चर का काम किया अपने पापा के जैसे, मतलब जैसे शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनवाया था, उन्हीं की कॉपी करके इन्होंने औरंगाबाद में क्या बनवा लिया, बीबी का मकबरा, जिसको गरीबों का ताजमहल भी बोला जाता है। और ये उन्होंने बनवाई थी मोती मस्जिद।
तो यहाँ पर कुछ मैंने ऐसे पिक्चर्स ऐड किए हैं, तो अगर आप औरंगाबाद से निकले या वहां घूमने जाएं तो यहाँ पर जरूर देखिएगा कि ये गरीबों का ताजमहल देखने में कैसा लगता है। आइए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं यहाँ पर एक्सपेंशन एंड वार्स। उन्होंने कितने एक्सपेंशन मतलब अपने राज्य को कितना बढ़ाया और कौन कौन कैसे कैसे वार किए वो देखते हैं। स्किल जनरल थे, एक्सपेंडेड आर एम्पायर टू इट्स लार्जेस्ट साइज, मतलब अपने एम्पायर को लार्जेस्ट साइड में वो बढ़ा चुका था। कौन? औरंगजेब। आइए चलते हैं मेजर कैंपेन इन द डेक्कन। डेक्कन में 25 साल के वार के साथ उन्होंने डेक्कन में अपने रूल ओवर कर लिया, मतलब वहां पर भी अपना जो साम्राज्य था उसको बढ़ा लिया। मेंटेन ह्यूज आर्मीज, उन्होंने बहुत, जब वो जितना ज्यादा कोई युद्ध करता है उतनी बड़ी आर्मी उसको चाहिए, तो उसने भी क्या किया होता, बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन किया हुआ था, जिससे जितना भी उनको खजाना था, ट्रेजरी, जितना भी उनके पास खजाना था, जितना भी पैसा था, वो सब खत्म होता जा रहा था। उसको जैसे जितने ज्यादा लोग होंगे, जितनी ज्यादा सेना होगी, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनको सैलरी देने के लिए उतने ही ज्यादा पैसे चाहिए, तो वो खत्म हो रहा था। कॉन्स्टेंट रिबेलियन वीकेंड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कांस्टेंट रिबेलियन से उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो वीक होने लग गया, मतलब जो मुगल एम्पायर था वो धीरे धीरे वीक होने लग गया। मुगल डिक्लाइन बिगेन आफ्टर हिज डेथ, जब उनकी डेथ हो गई 1707 में, तो उसके बाद मुगल का धीरे धीरे पतन होने लग गया, मतलब उसमें गिरावट आने लग गई। आइए चलते हैं रिलीजियस पॉलिसीज क्या क्या की। डीपली रिलीजियस थे वो, स्ट्रिक्ट सुन्नी मुस्लिम, मतलब अपने ही रिलीजन पर बिलीव रखते थे। जितना भी म्यूजिक और डांस कोर्ट में होता था वो उन्होंने बैन करा दिया था। रेमपोस्ट जजिया टैक्स एंड पिलग्रिमेज टैक्स, जितने भी जजिया टैक्स और टैक्स सब अकबर के टाइम पर हटाए गए थे, जो उन्होंने हटाया था कि सारे लोगों को एक साथ लेके चले, उन्होंने वो फिर से लगा दिए नॉन मुस्लिम्स पर। ऑर्डर डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड नॉन इस्लामिक स्कूल्स, जैसे बनारस, मथुरा और सोमनाथ, बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ने का उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि ये सारे टेम्पल्स तोड़ दिए जाए। जैसा कि आपने देखा होगा, ये बहुत सारे टेम्पल्स तोड़े गए और उनकी जगह पर बहुत सारे अपनी ही इमारत और ये सब बनाए गई। जितने भी नॉन इस्लामिक स्कूल थे उनको भी बंद कर दिया गया, उनको भी तोड़ दिया गया। जैसे बनारस में टेम्पल तोड़कर वहां पर अपनी ही चीजें बनवाते रहते थे। मथुरा में सारे मंदिर तोड़ दिए, सोमनाथ में तोड़ दिए। persecuted not only Hindus but also Sikh, Jain, Parsis and even some Muslim like Sufis, मतलब सिर्फ हिंदू पर ही उन्होंने अत्याचार नहीं किए, उनके ही अगेंस्ट नहीं रहे, वो अलग अलग जैसे सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, यहाँ तक कि जो मुस्लिम थे, जो सूफी मुस्लिम थे, उनके ऊपर भी उन्होंने अत्याचार किए, मतलब उनके भी वो अगेंस्ट ही रहे। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। आगे है औरंगजेब्स डिलेमा, मतलब क्या दुविधा थी। सम स्कॉलर, मतलब उन्हीं जैसे एक कोई भी राजा महाराजा होते थे, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते थे कि कोई कुछ मानता था, कोई कुछ मानता था। सम स्कॉलर से डिसीजंस वर पॉलिटिकल टू कंट्रोल एम्पायर, कुछ जो स्कॉलर्स थे वो कहते थे, जिन्होंने लिखा है ये सब, वो कहते हैं कि उनके जो डिसीजंस थे वो पॉलिटिकल थे, सिर्फ वो क्या करना चाहते थे, एम्पायर को कंट्रोल करना चाहते थे। येट फार में शो पर्सनल रिलीजियस मोटिव टू, लेकिन कुछ लोग बोलते थे कि उनके पर्सनल रिलीजियस मोटिव भी थे, वो सिर्फ अपना ही इस्लाम सारी जगह फैलाना चाहते थे। गिव प्रोटेक्शन टू सम टेम्पल्स, उन्होंने कुछ टेम्पल्स को प्रोटेक्शन भी दी, बट डिस्ट्रॉय मैनी अदर्स, लेकिन बहुत सारे टेम्पल्स को उन्होंने तोड़ दिया कि मतलब मंदिर ये सब नहीं रहेंगे, सिर्फ क्या होगा, उनकी इमारतें, मस्जिद और ये सभी बनेंगी। हिज रूल ब्रॉट बोथ ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन एंड डीप अनरेस्ट, उनका जो रूल था औरंगजेब के शासन में क्या हुआ कि दोनों तरीके का था, बहुत ज्यादा तो एक्सपेंशन हुआ, मतलब बहुत ज्यादा फैलाव हुआ उनके मुगल एम्पायर का, लेकिन बहुत अशांति थी, क्योंकि हर टाइम वो युद्ध वार और ये सब पे ही रहते थे, तोड़ा फाड़ी लड़ाई उसमें ही रहते थे, तो बहुत ज्यादा अनरेस्ट था, पीसफुल नहीं था। औरंगजेब्स लीगेसी, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। लास्ट मेजर मुगल एम्पायर, ये लास्ट मेजर मुगल एम्पायर था, इसके बाद धीरे धीरे पतन होने लग गया। इन लास्ट लेटर, उन्होंने लास्ट लेटर में लिखा था, आई केम अलोन एंड आई एम गोइंग अवे अलोन, मैं अकेला आया था और मैं अकेला ही जा रहा हूँ, अकेला ही जाऊंगा। आई हैव नॉट डन वेल फॉर द कंट्री एंड द पीपल, मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया अपनी कंट्री, मतलब मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया कंट्री के लिए और उसके लोगों के लिए, मतलब उनको अपनी गलती तो समझ में आ गई थी। जैसे आप
आप लोगों को भी क्या होता है एग्जाम में, जो पेपर में जब आप एग्जाम में लिख आते हैं तो घर आने के बाद आपको रियलाइज होता है कि मैंने एग्जाम में अच्छा नहीं लिखा, शायद मैं अच्छा पढ़ लेता और पढ़ लेता तो मैं एग्जाम में अच्छा कर पाता। तो उन्हें भी बाद में रियलाइज हुआ सब चीज करने के बाद। हिज स्ट्रिक्ट रूल, उसके स्ट्रिक्ट रूल जो थे, एंडलेस वार मतलब बिना खत्म होने वाले वार, हमेशा युद्ध ही चलते रहते थे, एंड इनटॉलरेंस, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जिससे क्या हुआ कि मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। रिमेंबर्ड एज बोथ पावरफुल कॉन्करर एंड कंट्रोवर्शियल रूलर, उनको भी दो तरीके से याद रखा जाता है। पावरफुल कॉन्करर थे, पावरफुल थे क्योंकि बहुत टाइम तक वो लड़ते रहे, सबसे लड़ाई करते रहे और साम्राज्य जीतते रहे, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल भी थे, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा रिलीजन्स को लेकर भी उन्होंने उल्टा सीधा काम किया। आइए चलते हैं थिंक अबाउट इट पर। दिल्ली सुल्तान, एवरेज रीजन था 9 ईयर। दिल्ली जो सल्तनत में मैंने बताया था कि वो अप्रोक्स 9 ईयर वो क्या करते थे, रूल ओवर किया। मुगल अप टू औरंगजेब, मुगल औरंगजेब तक लेकर अप्रोक्स कितना 27 अप्रोक्स। अब ये क्यों लिखा रहता है, मैंने आपको बताया उन्होंने 50 साल तक किया था अकबर ने, उन्होंने 49 किया था औरंगजेब ने। ये तो बहुत बड़ा टाइम था, लेकिन सबका मिलाकर एवरेज, किसी ने थोड़ा कम किया किसी ने थोड़ा ज्यादा, तो 27 अप्रोक्स निकला था मुगल्स का। ओवरऑल मुगल्स 16 ईयर ज्यादा थे, मतलब 16 ईयर उनसे ज्यादा राज किया। व्हाट डू दीज नंबर्स टेल अस, तो ये नंबर हमें क्या बताते हैं? इट शो दैट मुगल एम्परर रूल लॉन्गर एंड मोर स्टेबली देन दिल्ली सल्तनत। इससे हमें पता चलता है कि मुगल एम्पायर जो था, मुगल एम्पायर जो था, एम्प्रेस जो थे, उन्होंने लंबे टाइम तक रूल किया और स्टेबली किया। मतलब वो तो दिल्ली सल्तनत में क्या बताया था मैंने आपको, 5 ही जो लोधी क्या क्या थे, ममलुक थे, स्लेव वंश थे, फिर खिलजीज आए, ऐसे करके 5 थे, ठीक है। खिलजी थे, लोधी वंश था, तो वो 5 थे। यहाँ पर उन्होंने ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए किया और ज्यादा स्टेबली किया, बहुत स्टेबल रहे। बट आफ्टर औरंगजेब, लेकिन औरंगजेब के बाद द एवरेज फेल अगेन, बिकॉज औरंगजेब जब मर गया तो उसके बाद ये जो एवरेज था ये कम हो गया, क्योंकि बहुत बहुत कम समय के लिए राजा वहां पर राज कर पाए। बिकॉज द एम्पायर बिकम वीकर एंड रूलर कुड नॉट होल्ड पावर फॉर लॉन्ग। जैसा कि बताया कि औरंगजेब के मरते टाइम तक सारा खजाना भी खत्म होता जा रहा था, और जब वो पूरा सबसे दुश्मनी मोल ले चुके थे, लड़ाई वार करते टाइम, तो मतलब जो आगे के राजा जो आए वो उसको संभाल ही नहीं पाए, उस पावर को फिर से रिगेन नहीं कर पाए, वो धीरे धीरे घटती चली गई। थिंक अबाउट इट में देखते हैं। सम इन्वेडर्स एंड रूलर्स कमिटेड टेरेबल डीड्स, शुड वी जज पीपल ऑफ द पास्ट बाय टुडेज स्टैंडर्ड। कुछ इन्वेडर्स और रूलर्स टेरेबल डीड से कमिट करते थे, क्या हमें उन लोगों को जज करना चाहिए? शुड वी जज पीपल ऑफ द पास्ट बाय टुडेज स्टैंडर्ड, आज के स्टैंडर्ड से उन लोगों को जज करना चाहिए? नो, वी मस्ट नो द फैक्ट एंड रेस्पेक्ट द विक्टिम, बट वी शुड रिमेंबर दैट वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट पीपल डिड 100 ऑफ ईयर्स एगो। मतलब हम इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि 100 साल, मतलब इतने पुराने टाइम में जो लोगों ने किया, हम उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हमें इस चीज के लिए मतलब ऐसा उसको जज नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री इज फॉर लर्निंग नॉट फॉर ब्लेमिंग। हिस्ट्री सिर्फ पढ़ने के लिए है, लर्न करने के लिए है कि क्या क्या चीजें हुई, ये ब्लेम करने के लिए नहीं है कि कौन से रिलीजन ने क्या कुछ किया, तो इसलिए नहीं है। हिस्ट्री को हम अच्छे से पढ़े और उसको समझे। आइए चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर व्हाट डू औरंगजेब लास्ट वर्ड टेल अस। औरंगजेब ने जो लास्ट में बोला कि मैं अकेला आया था और अकेला ही जा रहा हूं या अकेला ही जाऊंगा, तो उसके लास्ट वर्ड में जो बोला था, और ये भी बोला था कि मैंने बहुत ज्यादा वार किए, ये लोगों के साथ और कंट्री के साथ अच्छा नहीं किया। हाउ डू यू फील अबाउट देम, तो आप इसके बारे में क्या फील करते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हिज लास्ट वर्ड शो दैट इवन ही फेल्ट रिग्रेट एंड गिल्ट। यहाँ उसके लास्ट वर्ड में हमें समझ में आया कि उनको मतलब अपना जो करा हुआ था उस पर गिल्ट फील हो रहा था, वो उस चीज के लिए उनको बुरा लग रहा था। ही एडमिटेड दैट डिस्पाइट रूलिंग फॉर सो लॉन्ग, मतलब उन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने बहुत बुरी तरीके से रूल किया इतने लंबे टाइम तक। ही फेल्ड टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिज पीपल, मतलब वो अपनी जो जनता है, अपने जो लोग हैं, उसमें खुशी फैलाने में नाकामयाब रहे, क्योंकि लोग दुखी थे, हर टाइप के उन पर टैक्स लगा रखे थे, हर चीज बैन करा रखी थी।
इट मेक अस रियलाइज दैट पावर एंड कॉन्क्वेस्ट आर टेम्परेरी। अब हमें इस चीज से हमें रियलाइज होता है कि जो पावर है और जो कॉन्क्वेस्ट है वो टेम्परेरी है, मतलब कुछ टाइम के लिए है। व्हाट मैटर इज हाउ आर रूलर ट्रीट द पीपल। क्या मैटर करता है कि किस रूलर ने अपने लोगों को कैसे ट्रीट किया। अब जब अकबर की बात आती है तो लोग उसने वार भी किए लेकिन अच्छे काम भी किए, तो उसको अच्छे के लिए भी जानते हैं। लेकिन औरंगजेब ने सिर्फ क्रूरता दिखाई। तो यहां मैटर सिर्फ वही नहीं करता है कि कैसे रूल किया, मैटर करता है कि उसने लोगों को कैसे ट्रीट किया, लोग उससे कितना खुश हैं। तो ये हर चीज में यही हिस्ट्री में ही नहीं है, आज के टाइम में भी यही चीज फॉलो होती है कि ऐसा नहीं है कि हम कितनी बड़ी पोस्ट पर हैं, हम जैसे क्लास में आप फर्स्ट आते हो तो ऐसा नहीं है कि आप क्लास में फर्स्ट आते हो तो बहुत अच्छे हो। आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी कैसे रेस्पेक्ट करते हो, अपने फ्रेंड से कैसे बात करते हो, वो डिपेंड करता है कि आप लोगों के साथ लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब आप अच्छा बिहेव करोगे तो लोग आपसे अच्छी तरीके से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, अदरवाइज वो आपको नेग्लेक्ट कर देंगे। मतलब क्या होता है कि कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो अपने ही रूल्स, अपनी ही चीज, अपनी ही लड़ाई सब में रहता है, तो उसको सारे बच्चे छोड़ देते हैं, उससे कोई बात नहीं करता। तो ऐसे ही हिस्ट्री में था। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि कैसे मुगल्स खत्म हुए, मतलब कैसे मुगलों का शासन भारत से गया। यहां तक हम कैसे आया, मतलब डिक्लाइन तक तो हम पहुंच चुके थे कि औरंगजेब के टाइम से वो धीरे धीरे गिरने लग गया। क्या चीज हुई आगे जिससे वो गिरा, और उसके बाद किसका शासन आया, कैसे कैसे लोग वहां पर कैसे लोगों ने वहां पर अपनी लाइफ स्पेंड की, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही एकदम फिल्मी स्टाइल में, मिस्टी क्लासरूम फन स्टाइल में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए जो पॉइंट आपको अच्छे लगे हैं, और जो चीज नहीं समझ में आई है उसको भी कमेंट करिए, ताकि आगे की वीडियो में मैं उसको कवर अप कर सकूं। आपको शेयर करना है इस वीडियो को अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं आपकी क्वेरीज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।